नमस्कार। डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है सुल्ताना रजिया। मध्यकालीन भारत में वह पहली मुस्लिम शासिका थी। राजनीतिक रूप से उसने राज्य की शक्ति को अमीरों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथ में केंद्रित करने पर बल दिया। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो कि उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। आज हम सुल्तान रजिया के बारे में वर्णन करेंगे कि सुल्तान रजिया, जो कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी। रजिया योग्य पिता की योग्य पुत्री थी। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले अपने पुत्रों के अयोग्य होने के कारण रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन सुल्तान की मृत्यु के बाद कट्टर मुस्लिम अमीरों ने रजिया के स्थान पर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया। उसकी अयोग्यता के कारण शासन में अव्यवस्था फैल गई और दिल्ली की जनता ने इस परिस्थिति में रजिया को अपनी सुल्ताना बनाया। तो रजिया जो थी, जो हम देखें, इल्तुतमिश उसकी योग्यता से परिचित था और वो जानता था कि उसके पुत्र अधिक योग्य नहीं हैं। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले अपने पुत्रों के होते हुए भी, क्योंकि वो ज़्यादा योग्य नहीं थे, इस कारण से रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लेकिन वो समय ऐसा था जो कि कट्टर धार्मिक वातावरण था और उलेमा और काजियों का प्रभाव अधिक था राजनीति में। इस धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं थे, तो धर्म में उनका भी है ना हम सलाह ली जाती थी। तो ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश की इच्छा के विरुद्ध और इल्तुतमिश के बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया गया, लेकिन वो अयोग्य था। इस कारण से पूर्ण शासन व्यवस्था ना कर पाया, तो जनता ने स्वयं रजिया को सुल्तान बनाया और उसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। तो रजिया जो थी वो भारतीय जनता की इच्छा के आधार पर सुल्तान बनी थी। अब रजिया सुल्तान बनने के बाद रजिया ने क्या क्या कार्य किए, तो सबसे पहला जो कार्य था, अमीरों के विद्रोह को कुचलना। रजिया बुद्धिमानी, साहसी व धैर्यवान स्त्री थी। उसके स्त्री होने के कारण कई तुर्क अमीर उसे अपनी सुल्ताना स्वीकार नहीं कर रहे थे। बदायूं, मुल्तान, लाहौर, हांसी आदि के अमीर ने वजीर मोहम्मद जुनैदी के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। रजिया ने कूटनीति से काम लेते हुए विद्रोही अमीरों में फूट डाल दी और उसके बाद उन्हें कठोरता से कुचल दिया। तो रजिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, जो अमीर उसकी सत्ता का विरोध कर रहे थे और उसे सुल्तान स्वीकार नहीं कर रहे थे, उनके विरोध करने की शक्ति को समाप्त करना। उसने उन सबको एकत्रित नहीं होने दिया, उनको एक एक करके अपनी कूटनीति से उनमें फूट डालकर और उनको कठोरता से कुचल दिया, जिसके कारण से उसकी राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित हो सकी। दूसरा कार्य रजिया के द्वारा किया गया प्रशासन संबंधी कार्य। शासन में कुशलता लाने के लिए उसने अपने विश्वास पात्रों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया। ख्वाजा मुआजुद्दीन को वजीर बनाया, मलिक ऐतगीन को अमीर हाजिब बनाया, अल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार बनाया, जमालुद्दीन याकूत को अश्वशाला का प्रधान बनाया, जिसके कारण उसका आधिपत्य उच्च से लेकर लखनौती तक कायम हो गया। अब रजिया केवल पर्दे में रहकर और राजकार्य संभालने में विश्वास नहीं करती थी। इस कारण से उसने प्रशासन के सभी कार्यों को अपने हाथ में लेना प्रारंभ कर दिया और शासन में व्यवस्था लाने के लिए और राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए उसने अपने विश्वास पात्रों को विभिन्न पदों पर नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण से राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित हो सके। तीसरा उसके द्वारा कार्य किया गया कि सुल्तान की शक्ति व सम्मान में वृद्धि करना। इल्तुतमिश के हम देखें कि मृत्यु के बाद अमीरों और सुल्तानों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया था। रुकनुद्दीन को गद्दी पर जरूर बैठा दिया गया था, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण अमीर अधिक शक्तिशाली हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में रजिया ने इस वातावरण को सुधार करने के लिए
उसने सबसे पहले अपने व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन किया। उसने पर्दे का त्याग किया, पुरुषों की तरह कपड़े पहनकर दरबार लगाना प्रारंभ किया, शिकार व घुड़सवारी करना प्रारंभ किया। इन सब कार्यों के प्रति उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि स्त्री होना उसके शासन की दुर्बलता नहीं बन जाए। उसने विद्रोहियों को कठोरता से दंडित किया, उन्हें अपने अधीन करा। तो सबसे पहले रजिया ने शासन सत्ता में अपने विश्वास पात्रों को नियुक्त किया, अमीरों की शक्ति को कुचला। उसके बाद उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन किया, और वो इस परिवर्तन इसलिए करना चाहती थी जिसके कारण से प्रशासन में कोई शिथिलता या प्रशासन में कोई भी अव्यवस्था ना आए। इसलिए उसने पर्दे का त्याग किया, जो कि उस समय करना बहुत ही हिम्मत का कार्य था कि मध्यकाल का प्रारंभिक मध्यकाल में पर्दा प्रथा जो कठोरता से लागू की जा रही थी, उस समय उसने पर्दा प्रथा का त्याग किया। पुरुषों की तरह वस्त्र पहनकर घोड़े पर सवारी करना, शिकार खेलना और बिना पर्दे के दरबार लगाना और राज कार्यों को अपने हाथ में लेना, ये सब कार्य प्रशासन की दृष्टि से कि कहीं भी ऐसा नहीं लगे कि एक स्त्री के द्वारा राज्य कार्य संचालित किया जा रहा हो। तो इस कारण से वो इन सब अपनी प्रशासनिक दृष्टि से अपने को कुशल साबित करने के लिए उसके द्वारा ये सब कार्य किए गए और इससे उसको फ़ायदा भी मिला। लेकिन फिर भी हम देखें कि उस मध्यकाल में कट्टरपंथ काल में रजिया अधिक समय तक सफल नहीं हो पाई। क्यों कि अमीरों द्वारा और धार्मिक अधिकारियों के द्वारा उसकी सत्ता का निरंतर विरोध किया जाने लगा और अंत में रजिया का पतन हो गया, रजिया का वध कर दिया गया। अब रजिया के पतन के क्या कारण थे कि रजिया इतनी कुशलतापूर्वक शासन कर रही थी, पर फिर भी रजिया अधिक समय तक शासन नहीं कर पाई। इसके प्रमुख कारण थे। पहला, रजिया द्वारा कठोर नीति अपनाने के कारण प्रांतीय अमीरों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। पहला कारण ये था, रजिया ने संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में लेना प्रारंभ किया और सुल्तान के रूप में उसने कठोर नीति अपनाई। इस कारण से अमीरों ने उसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। दूसरा, रजिया के स्त्री होने के कारण प्रतिक्रियावादी तुर्क अमीरों ने उसका विरोध किया। तीसरा, रजिया द्वारा पर्दे का त्याग करने से मुस्लिम नाराज हो गए और इस कारण उन्होंने रजिया का विरोध किया। चौथा, तुर्की गुलाम अमीरों की महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक थीं, वे सुल्तान को अपने हिसाब से चलाते थे, अतः रजिया से उनका संघर्ष प्रारंभ हो गया और अंत में रजिया का वध कर दिया गया और रजिया को अपने पद और अपने हम कहें दिल्ली सल्तनत से की गद्दी से उसको हाथ धोना पड़ा। तो रजिया के जो पतन के कारणों में उसके प्रशासनिक गुण उसमें कहीं भी आड़े नहीं आते हैं, बल्कि रजिया के व्यक्तिगत जीवन में जो परिवर्तन उसने किया प्रशासन चलाने के लिए, उससे उस समय के तत्कालीन धार्मिक और प्रांतीय अमीर थे वो उससे नाराज हो गए और इसी कारण से उसका अंत हो गया। धन्यवाद।